हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सारे लोगों का हमारे चैनल पे। मैं रजनीश शर्मा आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर का चर्चा करने जा रहा हूँ। विश्व के भूगोल में आज का चर्चा हमारा भूकंप के ऊपर होगा, यानी अर्थक्वेक के ऊपर। तो आइए चले चर्चा करें हम भूकंप के ऊपर। जानिए तो भूकंप है क्या। तो भूकंप पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर अचानक आए कंपन को, पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर होने वाले अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं हम। भूकंप के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं, एक मानवीय कारण तथा दूसरा प्रमुख कारण हो सकता है प्राकृतिक कारण। मानवीय कारणों में आप जो है जोड़ सकते हैं कि अस्थिर प्रदेशों में, अस्थिर प्रदेश वैसे प्रदेश हो सकते हैं जहां भूकंपीय क्षेत्र लगातार आते हैं। जैसे कि उत्तराखंड का क्षेत्र आप देखते हैं हमेशा भूस्खलन होता है। तो ऐसे प्रदेशों में यदि हम जो है पहाड़ों को काट करके रोड का निर्माण करते हैं, जलाशय का निर्माण करते हैं, डैम का निर्माण करते हैं, तो इन गतिविधियों के कारण यहाँ पास भूकंप आने की संभावना रहती है। और इसके साथ साथ आज के आधुनिक समय में हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन्स का जो है टेस्टिंग करते हैं। तो इस न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्टिंग के कारण भी हमारे पृथ्वी पे बड़े पैमाने पे भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। तो एक कुछ प्रमुख कारण हैं जो मानवोचित यानी इंसानों के कारण जो है उत्पन्न होने वाले भूकंप। इसी प्रकार दूसरी तरीके से यानी दूसरा प्रकार जो होगा वो हमारा प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न होने वाले भूकंप। सर्वप्रथम प्राकृतिक तरीके से चर्चा अगर हम करेंगे तो हम जानेंगे ज्वालामुखी को। पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है, तो इसमें हमें मालूम होगा कि ऊपर के भाग को क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे कोर पाया जाता है। कोर चूंकि पूरा पिघला आपका जो है नीचे लावा है, और वो हमेशा एक कमज़ोर से सतह को ढूंढता है ताकि उसे तोड़ करके वो बाहर निकल सके, एक प्रेशर को तोड़ करके वो बाहर निकल सके। तो जैसे ही वो सतह को तोड़ता है तो तोड़ने के वजह से उस एरिया के करीब 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दायरे में जो है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। या फिर वैसे जगह पे भी जहां भूकंप आपका ज्वालामुखी का विस्फोट तो ना हुआ हो, परंतु वो ज्वालामुखी का विस्फोट निरंतर करने का प्रयास कर रहा हो, तो इसके वजह से भी उन इलाकों में लगातार जो है भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। तो ऐसे जगह जहां ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हो या इस प्रकार के कृत्य होते रहते हैं, वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट जो है के वजह से भूकंपीय घटनाएं घटित होते रहती है। और भी कुछ प्रमुख, जैसे आपका वैसा क्षेत्र जो प्लेट टेक्टोनिक क्षेत्र है, स्पेशली ये क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, तो कोस्टल एरियाज वाले जो क्षेत्र होते हैं, प्लेटों के आपके जो है किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पास प्लेट टेक्टोनिक वाले क्रियाओं वाले जगह पर जहाँ पास एक प्लेट दूसरे प्लेट से आपस में टकराते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी के हमारा जो अंदर का स्तर, इसमें कई सारे प्लेटें हैं। तो एक कई सारे प्लेटें जो हैं वो निरंतर, कुछ प्लेटें तनाव के कारण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, कुछ प्लेटें जो है वो आपका तनाव के जस्ट अपोजिट एक दूसरे से टकरा रहे हैं, है ना, यानी संपीड़न के कारण एक दूसरे से टकरा रहे हैं या तनाव के कारण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेटों से इस प्रकार से रगड़ कर रहे हैं। तो इन कारणों के वजह से भी भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। तो ये कौन सा किसके कारण, तो प्लेट टेक्टोनिक के कारण। प्लेट टेक्टोनिक का ऐसे चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे ताकि उसमें आपको बता सकें कि किस तरीके से जो है हमारे अंदर के प्लेटों का चर्चा हुआ है। तो अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से भूकंपीय कारण कौन कौन से हैं। तो एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण तथा दूसरा इसी के कारण बस कहीं ना कहीं भ्रंशन के कारण या फिर बलन के कारण। भ्रंशन क्या है उसे समझेंगे। तो पृथ्वी का भाग, जो पृथ्वी का भाग है वो कहीं कहीं पृथ्वी का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। तो नीचे का जो भाग धंसा इसे ही हम कहते हैं भ्रंशन। तो भ्रंशन के क्रिया के कारण भी कुछ क्षेत्रों में जो है वो भूकंप का जो है घटना घटित होने का ये आपका जो है घटित हो पाता है या घटित हो सकता है, ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो भ्रंशन के कारण, बलन के कारण, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण, या फिर ये जो पृथ्वी का अंदर के चट्टाने हैं, तो चट्टाने अपने समायोजन बनाने के कारण भी इस तरीके के आपके भूकंपीय घटनाएं घटित होते रहती हैं।
तो ये दो तरीके से हम देखते हैं कि प्राकृतिक तथा मानवीय लोगों के कारण जो है मानवों के द्वारा भी उत्पत्ति होने वाले भूकंप, ये दो तरीके से हो सकते हैं भूकंप। अब आइए इसके पश्चात हम अगला चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में कि इसका आपका जो है एक प्लेट के बारे में। तो प्लेट के बारे में एक थ्योरी है जिसको इलास्टिक थ्योरी कहते हैं। तो याद रखेंगे सभी चट्टानों का जो है एक इलास्टिक लिमिट होता है। यदि इस इलास्टिक लिमिट के बाद भी इसके ऊपर तनाव पड़ता जाता है और या मुड़ता जाता है तो एक समय आएगा कि इसमें दरार आ जाएगा और ये टूट जाएगा। टूटने के पश्चात यह पुनः फिर से अपने वापस वाले स्थान पे आने का कार्य करेगा। तो इन्हीं कारणों के वजह से जो है भ्रंशन होगा या फिर अपने क्षेत्र को जो है वापस प्राप्त करने का कार्य करेगा। तो इन सारे वजहों से ही भूकंप का निर्माण होता है। तो एक कुछ प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। अब आगे चले हम लोग, तो आगे की ओर पढ़ें तो इसमें अब हम जानेंगे कि भूकंप का जो निर्माण होता है इसके बारे में जाने। तो देखिए वो जगह जहाँ पास भूकंप का निर्माण होता है, ये क्षेत्र यदि भूकंप का निर्माण हो रहा है तो इसे हम केंद्र कहते हैं, यानी ये आपका जो क्षेत्र है इसे हम फोकस कहेंगे, ठीक है। और फोकस के जस्ट ऊपर यानी जहाँ पास ये भूकंपीय तरंगे पहली बार पहुँचेगी, यानी पृथ्वी का वो भाग जहाँ पास पहली बार भूकंपीय तरंगे पहुँचेंगी, इसे हम कहेंगे आपका एपीसेंटर, यानी अधिकेंद्र इसी को कहते हैं। यानी वह क्षेत्र जहाँ पास भूकंप का निर्माण हुआ है, इसे आप मूल क्षेत्र कह सकते हैं या फिर इसी को हम फोकस कहते हैं। और फोकस के ठीक ऊपर जहाँ पास पहली बार तरंगे पहुँचेंगी उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। तो ये आपका जो है फोकस जहाँ पास भूकंप का निर्माण होता है, और फोकस के जस्ट ठीक इसके सीधे जहाँ पहली बार तरंगे पहुँचेंगी उसे हम एपीसेंटर या हिंदी में इसी को हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अब इसके तहत जो जानिए कि भूकंप 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य भूकंप जो 0 से 50 किलोमीटर के गहराई में हो सकता है। दूसरा मध्यवर्तीय भूकंप जो 50 किलोमीटर से करीब 250 किलोमीटर के डेप्थ में हो सकता है। और तीसरा 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की भूकंपें, इन्हें हम पातालीय भूकंपें या फिर आपका जो है गहराई भूकंप के नाम से जानते हैं। अगला खास बात, जहाँ पास से भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं वहाँ पास से एक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा को कहते हैं हम इलास्टिक ऊर्जा। भूकंपीय घटनाएं जहां घटित हो रही हैं वहां पर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे इलास्टिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और जहां पास भूकंपीय घटनाएं घटित हो रही हैं वहीं पास 3 प्रकार के वेव्स क्रिएट होते हैं, यानी 3 प्रकार के तरंगे निर्माण होते हैं। कौन सा तरंगे है, लगातार पढ़े होंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ये 3 प्रकार के तरंगे, पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, एल तरंगे हैं। पी तरंगे को प्राइमरी वेव्स कहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सेकेंड वन सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, या फिर सेकेंडरी वेव्स के अलावा इसे हम जो है ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो है हमारा वो से हम जो है लॉन्ग पीरियड वेव्स कहते हैं या फिर सरफेस वेव्स कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सबसे सर्वप्रथम जो है हमारा चर्चा होगा प्राइमरी वेव्स के ऊपर। तो पहला जो है वेव्स उसे हम पी तरंगों के नाम से जानते हैं। खास बात क्या है, तो यह ध्वनि तरंगों के समान कार्य करती है, यानी ध्वनि तरंगों के समान यह गति करती है, पहला बात। दूसरा खास बात है कि तीनों तरंगों में सबसे तीव्र गति की तरंगे हैं। तीसरा खास बात क्या होगा, तो तीसरा खास बात है कि यह सॉलिड फॉर्म में भी चल सकती है ना, ये सॉलिड फॉर्म में भी चल सकती है और लिक्विड फॉर्म में भी गुजर सकती है, यानी सॉलिड फॉर्म से भी यह गुजर सकता है और लिक्विड फॉर्म से भी यह गुजर सकता है, या दोनों फॉर्म से गुजर सकता है। सबसे तीव्र तीनों तरंगों में सबसे तीव्र गति का है, ध्वनि तरंगों के समान यह आपका गुजरता है, ये इसका विशेषता है। और सबसे तीव्र गति से गुजरने वाली ये तरंगे हैं। इस तरंगों से करीब करीब 60 से 65% ज़्यादा तीव्र गति से यह तरंगे गुजरती हैं। तो ए तरंगे कौन सा, ए पी तरंगे क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड वन वेव्स, दूसरा वेव्स का चर्चा करते हैं। ये कौन सा है,
तो दूसरा वेव्स हमारा है सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी जानते हैं, यानी द्वितीयक वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इसे हम एस वेव्स के नाम से जानते हैं। तो इसका खास बात क्या है, तो यह प्रकाश तरंगों के समान कार्य करता है, पहला खास बात। दूसरा, यह आपका दूसरा सबसे तीव्र गति से गमन करने वाला जो है तरंगे हैं। तीसरा खास बात है, यह सिर्फ आपका जो है सॉलिड फॉर्म से गुजरता है, ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म से गुजरता है और पी तरंगों से, है ना, पी तरंगों के तुलना में इसका गति कम होता। तो ये सारा विशेषता किसका था, तो ये सेकेंडरी वेव्स का यानी ट्रांसवर्स वेव्स का जो है ये आपका विशेषता है। अब अगला चर्चा करें तो तीसरा है और लास्ट वन जो तरंगे वेव्स हैं, दैट इज उसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स या फिर सरफेस वेव्स कहते हैं। तो इसका विशेषता है कि यह वेव जो है वो सबसे धीमी गति से चलती है और सबसे देर गति से पहुंचने वाली तरंगे। दूसरा खास बात है कि यह सिर्फ सतह से गुजरने यानी सतह पे चलने वाली तरंगे हैं, सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंगे हैं, परंतु सबसे विनाशक तरंगे के नाम से जानी जाती है ये तरंगे। और इस तरंग को हम कहते हैं लास्ट वन यानी एल तरंगे, जिसे हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे ही हम जो है लॉन्ग पीरियड वेव्स के नाम से जानते हैं, जो सबसे विध्वंसक सबसे विनाशकारी वेव्स के रूप में जाना जाता है। और खास बात देखिए, कुछ वेव्स जो है वो पेयर में चलते हैं, युग्म में चलते हैं। तो पेयर में जो वेव्स चलते हैं वो सबसे गतिशील कौन से होंगे, तो पी एस वेव्स सबसे तीव्र गति से चलने वाले वेव्स होंगे। सबसे निम्न गति से चलने वाले वेव्स कौन से होंगे, तो ये हो जाएंगे आपका पी जी एस जी वेव्स, सबसे निम्न गति से चलने वाले वेव्स होंगे। पी जी एस जी निम्न गति से चलने वाले वेव्स हो जाएंगे। और मध्यम पी स्टार एस स्टार से चलने वाली जो तरंगे होंगे वो मध्यम स्तरीय तरंगे होंगे। तो यानी ज्वाइंट यानी पेयर में जो तरंगे चलेंगे उनका भी विशेषता हम बतला चुके हैं। अब इसके पश्चात आगे, तो अब यहाँ पास समझिए इस बात को कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों के मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ का जो है वो 3 प्रमुख आपका जो है स्केल है। वो कौन सा, पहला है रॉसी-फेरल स्केल, दूसरा कौन सा है मर्केली स्केल, और तीसरा है रिक्टर स्केल, जो सबसे प्रमुख स्केल है जिस पे हम जो है भूकंपीय तरंगे मेजर करते हैं। यह 1 से 9 तक इसका यूनिट दिया गया है और प्रत्येक पिछला यूनिट अगले यूनिट के अनुसार जो या सॉरी पहले प्रत्येक अगला यूनिट पिछले यूनिट के अकॉर्डिंग 10 गुना सबसे विध्वंसकारी होता है। तो यह आपका 3 स्केल होता है, जिसमें रिक्टर स्केल सबसे प्रमुख होता है, जो कि आपका जो है प्रमाणकारी है अभी वर्तमान में चलने वाला रिक्टर स्केल। तो सिस्मोग्राफ के 3 प्रमुख स्केल में से सबसे प्रमुख स्केल जो हो गया वो हमारा रिक्टर स्केल हो गया, जो 1 से 9 यूनिट में इसको बांटा गया है। अब इसके पश्चात यानी इस यूनिट के पश्चात जो हम चर्चा करें तो वो हमारा चर्चा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि तीव्र गति से मिलने वाले यानी जहाँ जहाँ तीव्र गति से एक समान गति से आने वाले जो तरंगे हैं भूकंपीय, उस लाइन को मिलाते हैं तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं आइसोसिस्मल वेव्स। यानी एक समान तीव्र गति से आने वाले भूकंपीय लाइन जो है जो मिलाती हैं उन लाइनों को, उसे कहते हैं आइसोसिस्मल वेव्स। दूसरा, एक साथ जहाँ जहाँ भूकंप आई हैं ऐसे को हम लोग कहते हैं होमोसिस्मल वेव्स कहते हैं। होमोसिस्मल आपका जो है इसको लाइन कहते हैं। अब इसके पश्चात अगला चर्चा हम करें तो भूकंपीय क्षेत्र को बांटा गया है, समझिएगा इस बात को। तो भूकंपीय क्षेत्र को मूल रूप से 3 में बांटा गया है। पहला कौन सा क्षेत्र है, तो ये पहला जो क्षेत्र है हमारा वो क्षेत्र है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपका है मिड आपका जो है आपका इसे हम कहते हैं कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट कहते हैं, और तीसरा है मध्य अटलांटिक बेल्ट। पहला प्रशांत महासागरीय तटीय बेल्ट पहला, दूसरा मध्य महाद्वीपीय बेल्ट,
और तीसरा आपका जो बेल्ट है वो है मध्य अटलांटिक बेल्ट। एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा करेंगे प्रशांत महासागरीय तटीय बेल्ट का चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रशांत महासागरीय बेल्ट जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। पूरे विश्व का कम से कम इसमें करीब करीब 63% भूकंप यहाँ पाया जाता है। सवाल यहाँ से कई बार करता है कि निम्न में से उस बेल्ट को चुने जहाँ सर्वाधिक भूकंप आता है। प्रशांत महासागरीय तटीय वो बेल्ट है जहाँ सर्वाधिक भूकंप आता है। पूरे विश्व का करीब 63% आपका भूकंप यहाँ पाया जाता है। और इसके पश्चात यहाँ यह जो क्षेत्र कौन सा होगा, तो इस क्षेत्र को आप समझेंगे कुछ इस प्रकार से, ये आपका अलास्का होगा। ठीक है, अलास्का, अलास्का के पश्चात चिली, चिली के पश्चात आपका जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, चिली हो गया, अलास्का हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, आपका जापान हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रशांत महासागरीय कोस्टल वाले आपके इलाके हैं, ये सभी इलाके जो हैं आपके संबंधित होंगे। चाहे न्यूजीलैंड हो जाए, चाहे जापान हो जाए, चाहे इंडोनेशिया हो जाए, चाहे मलेशिया हो जाए, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र वाले जो भी आपके क्षेत्र होंगे या आपके रीजन होंगे वो संबंधित होंगे प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र से संबंधित। विश्व का 63% आपका भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र को ही रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में आता है। तो इस वजह से भूकंपीय क्षेत्र भी इन्हीं क्षेत्र को सबसे ज़्यादा 62% से 63% यहाँ पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र का बातें करें तो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। तो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट का विशेषता क्या है कि यहाँ आपका विश्व का दूसरा सर्वाधिक आपका जो है भूकंप पाया जाता है। एक कहाँ से प्रारंभ होगा, एक केप वर्डे से प्रारंभ हो जाएगा। केप वर्डे अटलांटिक ओशियन से होते हुए भूमध्य सागर होकर के आएगा और भूमध्य सागर होकर के यह जो है काकेशस पर्वत, आल्प्स पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला होते हुए यह दक्षिण की ओर खिसक जाएगा और यह आगे चल करके दक्षिण पूर्वी द्वीपों के पास जा करके प्रशांत महासागरीय तटीय बेल्ट से जा करके मिल जाएगा। और याद रखेंगे इसका सबसे खास बात कि भारत का जो भूकंपीय बेल्ट है वो इसी बेल्ट में आएगा। तो कौन से बेल्ट में आएगा, तो मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में आएगा। केप वर्डे, अटलांटिक ओशियन, भूमध्य सागर होते हुए आल्प्स पर्वतमाला, काकेशस पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में होते हुए यहाँ दक्षिण पूर्वी द्वीपों के साथ जाकर के यह मिल जाएगा। किससे, तो यह जाकर के मिल जाएगा आपका इन आइलैंडों के माध्यम से प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों से। तीसरा और आखिरी वो क्षेत्र कौन सा होगा, तो तीसरा जो क्षेत्र हमारा होगा वो होगा आपका मिड अटलांटिक बेल्ट, यानी मध्य अटलांटिक आपका पेटी। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि उत्तर वाले क्षेत्र में, तो उत्तर क्षेत्र में आपका आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोफोन आइलैंड है, यहाँ तक ये विस्तृत है। मूल रूप से ये भूकंप यहाँ जो है कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और दूसरा खास बात क्या है कि भूमध्य रेखा के पास मुख्य रूप से यहाँ भूकंप आया करते हैं। तो देखिए एक कुछ प्रमुख बातें जो हो गई वो भूकंप से रिलेटेड बातें हो गई। इसी से आपका संबंधित है एक सुनामी वर्ड। तो सुनामी क्या है, एक जापानी वर्ड है। सु का मतलब होता है आपका जलीय तरंगे और नामी का मतलब होता है तट। तो जो वैसे जलीय तरंग जो आपका तटों को प्रभावित करता है उसे ही सुनामी कहते हैं। यह एक जापानी भाषा का आपका शब्द है, जापानी शब्द है। और विश्व के इतिहास में दो प्रमुख, अभी प्रमुख विशेषता वाला जो है दो प्रमुख सुनामी आपको याद होगा। एक आपका सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में आया था। और इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत के साथ साथ करीब 11 देशों को प्रभावित किया था। भारत में तमिलनाडु के नागपट्टनम को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। ना केवल इंसानों को, जान माल इत्यादि सारे चीज़ों को बड़े बुरी तरीके से प्रभावित किया था। इसमें कार बह गए थे, मकाने बह गए थे, लोग बह गए थे, शिप यार्ड तक यहाँ से शिप वगैरह सब बह गए थे। तो ये बड़ा भयावह आपका कंडीशन था। दूसरा प्रमुख आपका जो है सुनामी आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 11 मार्च 2011 को। यह जापान के आपका राजधानी
टोक्यो के करीब जो है, टोक्यो से पूरब वाले क्षेत्र में आपका ये उत्पत्ति हुआ था। यह भी बड़ा भयावह आपका हुआ था और यह भी जापान को बहुत बुरी तरीके से विध्वंस किया था। और इसी के कारण बस 14 मार्च 2011 को जो है यहाँ पास हाइड्रोजन में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण से विश्व में पहली बार या विश्व के इतिहास में पहली बार जो है परमाणु आपातकाल का घोषणा किया गया था, वो आपके जापान के द्वारा। तो आज का चर्चा दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों अपने में दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।